मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की जी न्यूज की मुहिम में आज बड़ा दिन है। कुछ ही देर में देश की सबसे बड़ी अदालत मुस्लिम महिलाओं की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई पर सुनवाई शुरू कर देगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ 3 तलाक पर आज से रोजाना सुनवाई करेगी। निकाह, हलाला और बहुविवाह पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए जी न्यूज पर इस वक्त देश का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। एक बार फिर आपको बता दें कि ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की। नाइश हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के संस्थापक हैं। आलिया सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ हैं, वो ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ हैं, वो खुद ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं। मौलाना मोहम्मद सूफिया निज़ामी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। शबनम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंबर जैदी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ आ गए, सलाहकार हैं, वो हाजी अली और माहिम दरगाह ट्रस्ट के। और मुंबई से हमारे साथ एक मेहमान जुड़ी हैं, हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट है, हम उनको फातिमा कह के बुला सकते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हम इस चर्चा के दौरान आपका असली नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम आपको फातिमा कह के बुलाएंगे। तो फातिमा जी, आप एक बार पूरा वाकया बताएंगे, क्या हुआ था आपके साथ? जी पहले तो मैं मौलाना लोग को अस्सलाम वालेकुम भाई सभी को सलाम कर लीजिए, वरना शिकायत हो जाएगी। और जी जी बोलिए अपनी बात। जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 7.5 साल हो गए। 9 महीना पहले मेरे शौहर ने मुझे मेरे घर छोड़े थे। उस दौरान वो मुझसे मिला, हफ्ते में 3-4 दिन मेरे घर रहते थे। उनकी अम्मी ने मुझे बहुत मारे थे, मेरे शौहर की अम्मी ने, तो उन्होंने मुझे मेरे घर लाके छोड़ दिए और वादा करने लगे 1 महीने में कि मैं अब घर ले रहा हूँ, अब घर ले रहा हूँ। ऐसा करते करते उनके 9 महीने हो गए। अब मेरे भाई लोग, मेरे अब्बा लोग घर उन पे ज़ोर डालने लगे कि तुम कब घर ले रहे हो, हमसे भी रिश्तेदार पूछते हैं सब। उनको ये बात शायद अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ, कुछ 17 फरवरी को मेरे भाई की मेरे शौहर से फ़ोन पे लड़ाई हुई। मेरा भाई उनको फोर्स करने लगा, बड़ा भाई, कि आप कब घर ले रहे हो, मेरी बहन को आपने 9 महीने से बिठाए हो, या तो आप इसका कोई हल निकालो या आप घर लो अलग से, या मीटिंग कर लो बड़ों को बिठाकर। तो फ़ोन पे उनकी कुछ भी बहुत सी लड़ाई हुई जो बाहर ही हुई, मुझे तो घर पे पता भी नहीं था। 18 फरवरी को मेरे शौहर घर पे आए गुस्से में दोपहर के वक़्त, और दोपहर में उन्होंने बहुत गुस्से में आके मुझे बोले, मुझे तेरे को रखना नहीं है, तेरे घर वालों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब उन्होंने ये बोले तो मैं बहुत रोने लगी उनके आगे, उनको रोकने लगी कि तुम पहले मेरी बात तो सुनो। पर मेरे शौहर रुकने को तैयार नहीं। और उस दौरान उनको रोकते रोकते मेरे हाथ में इतनी गहरी चोट लग गई, तब भी वो रुकने को तैयार नहीं। और जाते जाते उन्होंने गुस्से में एक पर्चा, एक लिफाफा फेंक के चले गए। अब मैं उस वक़्त इतनी मेरी कंडीशन ख़राब हो गई कि मैंने अपनी अम्मी, अपने सबको आवाज़ दी। ऊपर से उन लोग सब तीसरे माले पे थे, नीचे आए तो उन लोग फ़ौरन मुझे डॉक्टर के ले गए। मेरे खून पट्टी वट्टी सब करने लगे। अब नीचे सब एरिया वाले जमा हो गए, बच्चे सब नीचे खिलौने खेलने लगे। जब मैं दवा खाने से आई तो मैंने उनको जो पर्चा फेंके, मैंने वो पर्चा ढूंढी तो मुझे वो पर्चा मिला ही नहीं घर में। और ना ही मैंने वो देखी, ना ही मैंने वो सुनी कि वो क्या बोले, और वो बस फेंक के चले गए गुस्से में। अब जब मेरे अब्बा ने उनसे फ़ोन पे बात करे तो वो दूसरे दिन मेरे अब्बा के बुलाने पर मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक पर्चा फेंक दिया। अब्बा ने पूछे कि भाई हमें तो पर्चा मिला नहीं, तुमने क्या लिखा था पर्चे में? तो बोले, डैडी मैं बहुत गुस्से में था, मैंने पर्चे में कुछ ऐसे 3 अल्फाज लिख दिए जो मुझे लिखना नहीं चाहिए था। उनकी उस चीज़ की मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और मुझसे गलती हो गई, मेरी नीयत भी नहीं थी। ये सब बोलने लगे। और बोल के उन्होंने फिर जब मेरे अब्बा ने ये बात सुनी तो उन्होंने वहाँ के आलिमों को अपने घर बुलवाए। हमारे घर 2 आलिम आए तो उनके सामने सब मसला बयान करा। तो उन्होंने यही कहा कि बोले इस तरीके से तो तलाक नहीं होती कि ना लड़की को पर्चा मिला, ना उसने सुनी, ना देखी, और ना ही उसके मुंह पे बोला गया, ना ही उसे कुछ पता है। ना पर्चा फेंकते वक्त कोई गवाह था, कोई भी मौजूद नहीं था नीचे, मैं और मेरे शौहर अकेले थे।
अब जब उन्होंने ये सब गलती मान ली, एक्सेप्ट कर, आलिमों के सामने मुझे निकाह में भी कबूल लिया, मेरे साथ सर पे हाथ रखे और मेरे साथ मेरे भाई के कमरे में उसके बाद 3 घंटा मियाँ बीवी की तरह रहे, मेरे साथ रात का खाना खाए 12 बजे और 12:30 बजे रात में मुझे वादा करके गए मेरे घर वालों को कि मैं कल आकर इसको ले जाऊंगा, पक्का वादा करके जाता हूँ। और ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया कि मैं कल आ रहा हूँ उसको लेने, मैं कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। और उस हफ्ते भर के दौरान वो मुझसे फ़ोन पे 3-3 4-4 घंटा बात करते रहे और मैं उस दौरान उनसे पूछती भी थी कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसा शक तो नहीं है, अब भी मतलब कोई शक तो नहीं है? तो वो मुझे बोलते नहीं, तू ही मेरी बीवी है, तू मेरे निकाह में है, मैं तुझे, तू मेरी बीवी है, तू मेरे निकाह में है। इस तरीके से वो करते रहे हफ्ता भर 10 दिन तक कि मुझे निकाह में भी बोलते रहे, बीवी भी बोलते रहे। अब फिर जब उन्होंने 10 दिन के बाद नागपुर चले गए मुफ्ती के पास, कोई हमारा जिन्होंने निकाह पढ़वाया मुफ्ती साहब ने, उन मुफ्ती साहब से मिलकर आए तो मैं उनके घर भी गई, अपने ससुराल बिन बोले अपने घर, उनको बिना बताए अपने घर पहुंची अपनी बहन को लेकर। तब भी मेरे शौहर ने मुझे अपने घर लिया कि गुस्से में थे, बोले कि तू आई है तो ये तेरा घर है, तू आराम से बैठ, मुझे खाना खिलाए मेरी सास के सामने ही और मेरे साथ बेडरूम में बैठे मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की कसम खाता हूँ कि ये मसले का हल निकल गया, तू टेंशन मत ले, किसी चीज़ का रो मत, कुछ भी मत कर, मैं सब बड़े लोग को बिठाकर तुझे ले जाऊंगा। ये पर्चा फेंकने के 12 दिन के बाद की बात है। सारे मसले, मैं खुश हो गई कि कोई मतलब अब टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं बहुत ज़िद करने लगी कि अब तुम मेरे अब्बा के पास चलो, ये मसले को हल कर दो। तो उन्होंने मुझे मेरी बहन के साथ रवाना कर दिए टैक्सी में। अब उसके तीसरे चौथे दिन उन्होंने मुफ्ती अशरफ रज़ा खान नागपाड़े से जाके उन्होंने फतवा ले आए कि बोले ये निकाह टूट चुकी है और इसका हल सिर्फ हलाला है। तो मेरे अब्बा अम्मी सब हम लोग फ़ौरन भागे वो मुफ्ती साहब के पास। तो हमने यही पूछा कि ये किस तरीके से तलाक हो गई है, ना हमारे को ना पर्चा मिला, ना हमने देखा ना सुना, और ना हमें ये, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे शौहर ने उस पर्चे में लिखा क्या था। ठीक है। अब जब मैंने मुफ्ती साहब से, वो मुफ्ती साहब मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप अपने शौहर से, हाँ बस वो मेरी बात भी नहीं सुने और मुझे उन्होंने रवाना कर दी मुफ्ती साहब ने। अब जब उन्होंने फतवा लेकर आए उसके बाद भी मैं गई तो मुफ्ती साहब का यही कहना है कि बोले वो भले ही तुम्हें मिला नहीं, वो भले ही तुमने सुना नहीं, भले ही तुमने देखा नहीं या पढ़ा नहीं, तलाक तो हो गई। ठीक है। तो मैं यही बोली मुफ्ती साहब से कि आप ये बताइए कि मेरी तलाक कैसे हो गई। ठीक फातिमा जी। ना मैं, और अब तक जी 20 दिन पहले भी मेरे शौहर मुझसे फोन पे अब भी बात करते रहे और अब भी बात करते हैं कि मुफ्ती साहब ने बोल दिया तलाक हो गई। मैंने यही कहा कि मैं तो नहीं मानती इस तलाक को, ये तो धोखा हो गया। तुम पर्चा फेंकने के बाद मुझे निकाह में भी कबूल रहे हो, तुम मेरे साथ खाना खा रहे हो, तुम मुझे कॉफी पिला रहे हो, ठीक है, और फिर बोल रहे हो 12 दिन के बाद की तलाक हो गई, इसका हल हलाला है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास फातिमा जी। जो बात आपने कही है, मैं जरा मुफ्ती मंजूर जिया हमारे साथ हैं, वो हाजी अली दरगाह के, माहिम दरगाह के ट्रस्टी हैं, सलाहकार हैं, उनसे जरा पूछते हैं। मुफ्ती साहब, अब इसको सुनने के बाद भी क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हलाला का कारोबार चलाते रहने के लिए इस तरह के तलाक को मान्यता दे देते हैं, और उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि ये ट्रिपल तलाक का जो एक हथियार आप लोगों ने दिया है, अब उसको रोक लगा दी जाए? रोहित जी, आज बहुत ही अच्छी तरीके से गुफ्तगू हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि अच्छे पैनलिस्ट हैं और सब अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को कम से कम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लेट आए हैं मुफ्ती साहब, आज मैं चंद बातें 9 से 10:30 तक रहते तो आपका ये मुगालता दूर हो जाता कि बड़े सम्मान से बात हो रही है यहाँ पर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ मैं कि सम्मान से बात करें सब एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसे लोग बैठे हैं सर पैनल में जो पढ़े लिखे हैं, मौलाना है, पढ़ाने का काम करते हैं, और फिर कहते हैं कि बेहूदी औरतों को बुला लिया। बहरहाल इससे आगे बढ़ चुके हैं हम, आप अपनी बात रखें। जो इन्होंने अभी मोहतरमा ने बात कही है और जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस पर थोड़ी बात करें। बिल्कुल, मैं आपको इस बहुत ही सुधरी हुई बात और सुलझी हुई बात बता दूं। उस शख्स ने, हमारी बहन को, फातिमा को, अगर उस शख्स ने तलाक की वो चिट्ठी लिख करके भेजी थी
और उसने कहा कि वो गुम हो गई और उन्हें मिला नहीं। जब वो दोबारा वो उसका शौहर आया तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने वो तलाक के अल्फाज लिख करके चिट्ठी पे डाले थे, यानी कि उसने इस तलाक के देने को इतराफ कर लिया। और जब तलाक देने का इतराफ कर लेता है तो उस शौहर के साथ उसने जिंदगी आगे गुजारना अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के कलाम की मुखालिफत करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बाज़ाब्ता तौर पर इरशाद फरमाया है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, और अगर किसी ने किसी औरत को तलाक दे दिया तो अब वो उसके लिए हलाल हो नहीं सकती। कॉफी पिलाने से, खाना खिलाने से, दस्ते शफकत सर पर रखने से वो बीवी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो निकाह के परविधान नहीं होते या फिर तलाक के परविधान नहीं होते। वो शख्स अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने तलाक के अल्फाज लिखे हैं तो यकीनन वो तलाक वाकई नहीं होता। लेकिन अगर उस शख्स ने थी कि उन्होंने मैंने गुस्से में कही थी ये बात और मुझसे गलती हुई, उन्होंने गलती भी तो एक्सेप्ट की थी। गुस्से में कई बात क्या उन्होंने ये भी तो एक्सेप्ट किया, उन्होंने फातिमा ने बताया है कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्से में ये बात कही थी। डॉक्टर शमीना आप इस बात को समझ लें। नहीं, मेरा नाम अंबर जैदी है, मैं डॉक्टर शमीना नहीं हूं। दिया था माँ को या बहन को जाकर समझ, आप अपनी मतलब की बात सुन रहे हैं, आपने और बात नहीं सुनी पूरी। प्लीज सुन ले एक बार, मुफ्ती साहब पूरा कर ले अपने। मुफ्ती साहब पूरा कर ले। सुनना ही नहीं चाहते आप तो फिर कैसे बताओ। तायरा जी इरादा भी नहीं था फिर भी तलाक हो गया। तायरा जी एक बार ये पूरा कर ले, उसके बाद आप सवाल उठाइएगा। अब देखिए फिर ये जवाब देंगे। मुफ्ती साहब बोलिए। अगर आप देखिए जब उस शख्स ने इतराफ कर लिया इस चीज का कि मैंने तलाक के जुमले उस पर लिखे थे तो यकीनन इसमें अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। अब बात रही गुस्से में, तो हलाला से कैसे ऑप्शन आ जाता है मालिक? नहीं हो चुका था, हलाला से कैसे ऑप्शन आ जाता है? आप एक महिला को कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं कि वो किसी और के साथ सोए, वापस अपने पति के साथ रहना चाहती है तो, और फिर जब आप पे सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि नहीं हमें बदनाम कर रहे हो। हलाला तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हलाला तो कह रहे हैं, मुफ्ती ने उनसे कहा कि हलाला होना चाहिए। हलाला वाला क्या होता है? बिला वजह तमाशा है। सर आपको पता है हलाला सेंटर चलते हैं जहाँ बाकायदे कई ऐसे मौलवी हैं जो बार बार इस बात के लिए लोगों को मजबूर करते हैं कि आइए मेरे साथ हलाला होइए, कि कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो, हलाला कर लो, खत्म तलाक में तलाक किसी मौलवी के ऊपर में इस तरीके की तोहमतें लगाना ये बिल्कुल सरासर गलत बात है और इस गलत की कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। मैं उस बात की हिमायत करूंगा जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है। आप खुद जाइए, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप। मौलाना साहब ये कौन सी क्लींजिंग करते हैं हलाला एक्सपर्ट? क्लींजिंग प्रोसेस कौन सी क्लींजिंग करते हैं? काम है वो आप वो देख रही हैं। हम यहाँ बैठे हैं, दारुल क़ज़ा में हम बैठे हैं, यहाँ पे सारे लोग हम तक पहुंचते हैं तो हमने क्या बंद करने से क्या सब कुछ बदल जाता है? आपने कह दिया किसी मौलवी को कि उसने हलाला करवा दिया, हलाला बंद करने से क्या सच खत्म हो जाता है? सर हलाला का सेंटर कायम करना है। रोहित बिल्कुल आग बंद करने से सच खत्म नहीं होता है। ठीक है, आबिदुर रहमान साहब बोल रहे हैं करके सच को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। आबिदुर रहमान साहब आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए उनको जरा। आग बंद करके सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जिस मर्द ने तलाक दे दिया था। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मैं अब्दुल रहमान आबिद बोल रहा हूँ। और मैं देखिए यहाँ पर जो हमारी बहन ने मसले की जो सिचुएशन बयान की है जिस तरह से, आप उसके अल्फाज को अगर एक बार फिर गौर करेंगे उसमें दो बातें निकली हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि वो शख्स जो कोई लिफाफा डाल के गया है उसमें जो कुछ उसने लिखा, तलाक लिखा या जो भी लिखा, वो इसको नहीं मिला, इसने नहीं पढ़ा, इसके इल्म में नहीं आया, न इसके घर वालों के इल्म में आया। एक बात। दूसरा ये कि जब वो पहली मुलाकात इसकी होती है और इसके वालिद की होती है, इस लड़की के यानी उसकी बीवी से उसकी मुलाकात होती है और उसके ससुर से, तो वो इस बात को कहता है कि मेरी नीयत नहीं थी तलाक देने की और गुस्से में मैंने कोई लफ्ज़ लिख के डाल दिया। उसने तलाक को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा लफ्ज़ तलाक मैंने लिख के भेज दिया, उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसे लफ्ज़ लिख के भेज दिए जो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे। अब वहां पर जो है एक एहतमाल और एक इश्काल की सी सूरत है, इसलिए इस मुफ्ती साहब पहले पूरी बात होने दीजिए। देखिए ऐसी सूरत में आपको ऐसी सूरत में बजाय इसके कि सिर्फ लड़की का बयान सुन करके और हम टीवी पे बैठ करके पूरे मसले का फैसला हम करने लगे या उसमें पूरी नौयत बयान कर दे, चूंकि जब एहतमाल पैदा हो जाता है तो फरीक़े सानी यानी इसके शौहर की बात भी आपको सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो है फैसला करना पड़ेगा। पे ना तो कोई अदालत लगी है ना आपको उसका फैसला करना है। मेरा सवाल लड़की की बात में दम है सर, नहीं जब वो ये कह रहा है कि मेरी नीयत भी नहीं थी। सर उससे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई हलाला के सेंटर चल रहे हैं?
क्या वाकई हलाला की आड़ में लोग नियत क्लींजिंग नहीं का तो धंधा कहा कर रहे हैं? साथियों। क्या देखिए, वाकई बहुत से लोग इसलिए तीन रोहित तलाक जी- को जिंदा रखना चाहते हैं, ये ट्रिपल कर इंस्टेंट रहे तलाक हैं। को, रोहित कि जी- उनको हलाला करने का मौका मिलता रहे महिलाओं को? मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए और सबसे कहिए पैनलिस्ट 60 सेकंड ले लीजिए, बस बोलिए। पैनलिस्ट जो है वो जरा सुन ले पूरी बात, फिर उसके बाद बोले। देखिए, हलाला के नाम पर जो भी इस वक्त जिस तरह की चीजों को आपने बयान किया, ये हलाला नहीं हरामा है। ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है, हलाला करने वालों पर भी, कराने वालों पर भी, लानत से और फर्क पड़ ऐसे रहा है क्या? हलाले के लानत तो पूरी बात ट्रिपल हो तलाक जाए। देने वालों पे भी भेजी हुई है सर, इंस्टेंट। सर, आप खुद कह रहे हैं गुनाह है। सर पूरी बात तो सुन लीजिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा साथ में कि ऐसे लोगों का निकाह भी नहीं होता जो हलाले की नीयत से इस तरह से निकाह कराते हैं। निकाह की जरूरत क्या है? वो हलाला का निकाह धंधा का- चला रहे हैं। नहीं नहीं, निकाह के नाम पर ही तो हलाले का धंधा चला रहे हैं, वही तो मसला है असल में। मजाक जो बनाया हुआ है वो इसी बात पे बनाया हुआ है। नाइस देखिए, हसन, नाइस शरीयत ऐसी चीजों को अलाउ नहीं करती। शरीयत- हलाला का मसला यह है रोहित शरीयत जिन जी, जिन मुझे चीजों पूरे को 30 allow नहीं सेकंड होने करती, दो। वो सब हो रही है कि नहीं हो रही? शरीयत ये कहती है कि अगर एक आदमी ने तीनों हक अपने इस तलाक के रोहित इस्तेमाल साहब। कर लिए, चाहे एक दिन में अब कर लिया, सुनिए ना, एक साल हलाला में, सेंटर की हकीकत सुन लीजिए सर। लेकिन मैं कह रहा हूं, सुन सर जी, मेरी पूरी बात होने दीजिए, 10 सेकंड और लगते हैं। ऐसा आदमी जिसने तीनों मर्तबा के अपने हक के तलाक को इस्तेमाल कर लिया, अब वो उस बीवी के साथ नहीं रह सकता, ना निकाह करके रह सकता है दोबारा, ना वैसे रह सकता। अब किस तरह से उन नहीं दोनों को अलग अलग अपने लिए तो वो मुफ्ती निकाह साहब क्या करने कह रहे हैं पड़ेंगे। उस महिला से हाँ, कि तुम अगर हलाला जिंदगी हो में जाओ? कभी बोलिए, हाँ, अगर जिंदगी में कभी इस औरत का वो शौहर मर जाए या किसी वजह से तलाक हो जाए 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो इस औरत को आजादी है कि दोबारा उस शौहर से निकाह लेकिन करना particular इसलिए नहीं इसे करेंगे, कहते हैं हलाला, फिर निकाह इसे करें। कहते हैं हलाला। और हलाला के नाम पे जो हरामा चलाया जा रहा है, बकवास हो इसकी रहा है। मजम्मत करनी चाहिए, इस दुकानों को बंद होना करना चाहिए, चाहिए। ये धंधेबाजों को जेलों की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन मजबूरी नाइस का हसन, जरा फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक बार जरा ये हलाला सेंटर की हकीकत तो बताइए नाइस हसन। जी, मैं ये कह रही हूँ, रहमान साहब एक नेक दिली से बात कर रहे हैं कि ये लानत है, ये बंद होना चाहिए, लेकिन ये समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। लखनऊ में मेरे पास ऐसे ऐसे मामले हैं जिनमें 3 से 5 बार औरत को हलाला कराया गया, हर बार गुस्से में तलाक दिया गया और हर बार कहा गया कि हलाला हो तो एक बार नंदोई के साथ, एक बार देवर के साथ, एक बार पड़ोसी के वो औरत भी क्या साथ, है? एक बार दोस्त के साथ, इस तरह हलाला औरत भी के क्या चीज़ केसेस है? सामने आए। नाइस बहन, वो उनके खिलाफ औरत वो क्या जाके चीज़ है? फौरन वो जिस तरह की IPC मुश्किलों को इंडियन पेनल कोड के तहत उनके खिलाफ मुकदमा सुनिए, कायम करना चाहिए। सर, और हमारे तमाम उलमा को ऐसे लोगों के सर, खिलाफ आप सुन लीजिए, मजबूती के साथ कोर्ट में खड़ा होना चाहिए। इतनी बार हलाला करने के आपने- लिए आपने राजी क्यों अपना हुई समय वो? मांगा वो था। इतनी बार ये हलाला शरीयत करने के लिए डाकू राजी हैं क्यों ऐसे हुई? लोग, ये अरे शरीयत समझ के नहीं डाकू आ रहा हैं, है, ये एक शरीयत बार को हलाला रुसवा हो करने गया, वाले 5 लोग बार हैं, हलाला ये हो दीन गया। इस्लाम को तमाशा बदनाम क्या और चीज़ है? बर्बाद वो करने औरत वाले लोग कैसी है? हैं। ऐसे लोगों ने इस्लाम की इमेज को क्या बर्बाद चीज़ है? किया है, औरत क्या इन पर चीज़ है? सख्त कानूनी कार्रवाई होनी बार चाहिए। हलाला करा रही है, ऐसी देखिए, औरत भी क्या चीज है? सब लोग इस समय एक साथ बोलने लगे हैं, उस समय सुनना बात बंद हो पूरी जाता है। करने देंगे सर, नाइस हसन, पूरा कर लीजिए जल्दी, समय कम है आपके पास, पूरा बात कीजिए पूरी जरा। करने देंगे। पूरा कीजिए नाइस हसन। जी जी, मैं ये कह रही हूँ, जब हमारे साथी लोग ये कहते हैं कि इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजा तब बनती है जब कोई लॉ होता है, उसमें एक प्रोविजन होता है, तब सजा का प्रोविजन होता है। जब हम लॉ बनाने की प्रोसेस को ही नकार देंगे तो सर सजा नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लॉ हमारा तब आएगा जब इन सब चीजों को प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं तो सजा का प्रोविजन भी आएगा। जितने और लॉ बने हैं, लानत सब भेजने से implement हो सर रहा है, इंसाफ मैडम। नहीं मिलता। आप नेक नियत जितने है। लॉ बने हैं, डाउरी हाँ, के अगेंस्ट लॉ बने हैं, हम क्या कह सब रहे पे हो रहा हैं है? आजादी के पहले के जितने भी लॉ हैं, हम कहते हैं उन्हें रद्द करना चाहिए। 37 एक्ट को भी रद्द करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। मुसलमान मर्द ने माइनॉरिटी के नाम पे कोड में भी इसका सर इलाज है। सब वो कुछ लिया, ठीक है। लेकिन मुसलमान औरत को मुसलमान मर्द के हवाले क्यों कर दिया गया? ठीक है। इतने मौलवी, उतनी राय